तो दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इकोनॉमी के बारे में, मार्केट्स के बारे में और मैक्रोस के बारे में। और जैसा कि हम सभी को पता है, अगर मैं इक्विटी पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो इक्विटी मार्केट्स में काफ़ी ज़्यादा प्रेशर है, काफ़ी ज़्यादा वोलेटिलिटी हमको देखने को मिल रही है। और ये जो वोलेटिलिटी है अभी जारी रहती हुई नज़र आ रही है। जो यहाँ पर अभी ग्लोबल मैक्रोज है वो काफ़ी वीक है और यहाँ पर कुछ ऐसी खबरें आ रही हैं जो यहाँ पर आग में घी डालने का काम कर रही है। तो क्या है ये खबर, क्या है अपडेट, क्या है सिचुएशन, सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे और कैसे हमको इस पूरी सिचुएशन को एसेस करना है, एनालाइज करना है, वो आपके साथ शेयर करूँगा। एज इन्वेस्टर हमको क्या करना चाहिए, अभी इन्वेस्टिंग करनी है या नहीं करनी, क्या रीज़न है, क्या रैशनल है, काफ़ी सारे डेटा पॉइंट्स शेयर करूँगा। बने रहिए वीडियो के साथ, काफ़ी इंटरेस्टिंग एंड लर्निंगफुल वीडियो होने वाला है। सबसे पहले अगर मैं मार्केट की बात करूँ, यूएस मार्केट्स की, तो आप देख सकते हैं कि लास्ट ट्रेडिंग सेशन में अगेन एक बार फिर से हमको यहाँ पर गिरावट देखने को मिल रही है। सारे ही इंडाइसेस हमको रेड निशान में देखने को मिल रहे हैं और यहाँ पर ये सिचुएशन जारी रह सकती है। तो हम सभी को पता है कि यहाँ पर मैक्रोज जो है काफ़ी वीक है और स्पेसिफिकली मैं बात करूँ तो यूएस फाइनेंशियल क्राइसिस अभी हमको यहाँ पर होता हुआ देखने को मिल रहा है और यहाँ पर जो खबर आ रही है वो काफ़ी नेगेटिव है। एज पर रिसर्च रिपोर्ट अगर देखा जाए तो देखिए 186 और ऐसे यूएस बैंक्स हैं जो यहाँ पर फेल हो सकते हैं, कोलैप्स हो सकते हैं, सिमिलर टू सिलिकॉन वैली बैंक। तो ये 186 का जो नंबर है ये काफ़ी बड़ा नंबर है। हालांकि देखिए काफ़ी बड़ा बैंकिंग सिस्टम है यूएस में, काफ़ी बड़े यहाँ पर जो है काफ़ी सारे बैंक्स होंगे, उसमें ये नंबर छोटा दिखता होगा, लेकिन स्टिल 186 बैंक्स अगर यहाँ पर फेल होते हैं, ये तो अभी रिपोर्ट है, लेकिन अगर ऐसा होता है तो इसका कंटेजियस इफेक्ट डेफिनेटली हमको देखने को मिल रहा है। अभी देखिए कि बड़े बड़े बैंक्स, एसवीबी बैंक, फर्स्ट रिपब्लिक, सिग्नेचर, अभी क्रेडिट स्विस का यहाँ पर नाम हमको आता हुआ देखने को मिल रहा है। ठीक है, और भी काफ़ी सारे बैंक्स हैं जो इस इश्यू को फेस कर सकते हैं। तो यहाँ पर कंटेजियस इफेक्ट हो सकता है जिसका असर इंडियन मार्केट्स में भी हो सकता है। और इस सिलिकॉन वैली बैंक के साथ ही शुरुआत हुई थी और ये हो क्यों रहा है ये भी हम समझते हैं कि देखिए इंटरेस्ट रेट बढ़ने की वजह से क्या होता है कि जो बैंक्स हैं या फिर जो भी इंस्टीट्यूशन है उनकी जो सिक्योरिटीज़ हैं या बॉन्ड्स हैं, उनके जो मार्केट वैल्यू है इनकी एसेट्स की वो कम हो जाती है बेसिकली। ठीक है, क्योंकि ये मैं आपके साथ पहले भी शेयर किया था कि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, इंटरेस्ट रेट बढ़ेंगे तो जो मार्केट वैल्यू है बॉन्ड्स की, सिक्योरिटीज़ की, वो कम होगी। तो यहाँ पर वो कम होती हुई नज़र आई। अब उसकी वजह से क्या हुआ कि सिलिकॉन वैली बैंक ने डिसाइड किया कि चलिए यहाँ पर कैपिटल रेज़ की जाए और इन्होंने अपनी सिक्योरिटीज़ को बेचना चाहा। मार्केट में अनाउंस कर दिया कि करीब आई थिंक $20 बिलियन के आसपास की इनकी जो सिक्योरिटीज़ थी वो बेचेंगे। उसका यहाँ पर इफेक्ट ऐसा हुआ कि यहाँ पर डिपॉजिटर्स, इन्वेस्टर्स, इंस्टीट्यूशंस, जो भी यहाँ पर पैसा था बैंक में जो लगाया हुआ था वो निकलना शुरू हुआ। बैंक रन की सिचुएशन हमको यहाँ पर देखने को मिली और इसकी वजह से यहाँ पर एक तरह से पूरा एक लूप हमको होता हुआ देखने को मिला और जितने भी बैंकिंग सिस्टम के स्टॉक्स हैं वो गिरते हुए नजर आए। क्रेडिट स्विस भी यहाँ पर इसी कैटेगरी में अभी आ चुका है। हालांकि उसके साथ दूसरा इशू है, उन्होंने आई थिंक अभी लेटेस्ट अपनी एनुअल रिपोर्ट में डिस्क्लोज किया है कि उनकी जो इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल्स है वहाँ पर कुछ मटेरियल वीकनेस है, उसकी वजह से वो गिर रहा है। तो ये सारी चीज सिचुएशन है जिसकी वजह से सारे इश्यूज हो रहे हैं। अब यहाँ पर सिचुएशन ये आ चुकी है कि यहाँ पर फाइनेंशियल क्राइसिस होने की संभावनाएं बनती हुई नजर आ रही है। जी हाँ, तो अगर यहाँ पर बात की जाए इंडियन मार्केट की, तो इंडियन मार्केट में क्या होगा इसका असर, तो इंडियन मार्केट में भी इसका असर हो सकता है क्योंकि शॉर्ट टर्म में देखिए यूएस सबसे बड़ी इकोनॉमी है। अक्रॉस द इकोनॉमीज अगर यहाँ पर इश्यूज होते हैं तो उसका असर इंडियन मार्केट में भी आएगा। इमर्जिंग इकोनॉमी है हमारी, उसका असर डेफिनेटली आएगा, लेकिन लॉन्ग टर्म में ऐसा कोई इशू नज़र नहीं आता। अभी हाल ही में देखिए शक्तिकांता दास जी की जो मीटिंग हुई थी उनमें उन्होंने बोला है, स्पेसिफिकली यूएस का जो क्राइसिस है अभी बैंकिंग क्राइसिस, उसको यहाँ पर हाईलाइट करके बोला है कि देखिए यहाँ पर जो सिचुएशन है वो काफ़ी टेंस है। लेकिन इंडिया के पर्सपेक्टिव से बात की जाए तो जो हमारा रेगुलेशन है, यहाँ पर जो सुपरविजन है बैंकिंग सेक्टर का वो काफ़ी स्ट्रांग है। और यहाँ पर वो कह रहे हैं कि देखिए यहाँ पर मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट और यहाँ पर जो एसेट लाइबिलिटी जो एक बैलेंस है वो जो मेंटेन करना काफ़ी ज़रूरी है, जिसको हमारी आरबीआई ने यहाँ पर जो हमारा सिस्टम है उसको अच्छी तरीके से मैनेज कर पाया है। ये तो हम यहाँ पर अभी तक मान ही सकते हैं। आज की डेट में हमारे एसेट लाइबिलिटी मिसमैच होने का यहाँ पर कोई ज़्यादा ऐसा भी सिचुएशन तो नज़र नहीं आ रही है जितना यहाँ पर मैं समझ पा रहा हूँ या फिर जितना मैं पढ़ पा रहा हूँ। तो जैसा कि आप इस कमेंट में पढ़ सकते हैं कि देखिए यहाँ पर ऐसा अभी इंडियन सिचुएशन में ऐसा कुछ भी नज़र यहाँ पर नहीं आ रहा है। तो उनका कहना है कि हमारी जो बैंकिंग सिस्टम है वो अभी काफ़ी रेजिलियंट है और यहाँ पर अभी कुछ भी इश्यूज़ नहीं होते हुए नज़र आएंगे, बिकॉज जो रिस्क मैनेजमेंट है वो काफ़ी प्रॉपर है। तो ये अभी दर्शाता है कि हमारा जो बैंकिंग स्ट्रक्चर है, जो फाइनेंशियल स्ट्रक्चर है वो काफ़ी स्ट्रांग है।
तो हमको क्या करना चाहिए? मार्केट क्या गिर सकता है? जी हाँ, तो मार्केट देखिए गिर सकता है, शॉर्ट टर्म में इश्यूज़ रह सकते हैं, मार्केट में वॉलेटिलिटी रह सकती है, लेकिन मैं लॉन्ग टर्म की बात यहाँ पर फिर से करूँगा। लॉन्ग टर्म के हिसाब से अगर बात की जाए तो देखिए 2008 में भी यहाँ पर फाइनेंशियल क्राइसिस आया था और करीब-करीब आप देखिए अगर मैं यहाँ से काउंट करूँ तो देखिए 50% से ज़्यादा इंडेक्स लेवल पे गिरावट देखने को मिली थी और बहुत बड़ा एक फॉल था यहाँ पर। मतलब वन ऑफ द बिगेस्ट फॉल उस टाइम पे 2008 के फाइनेंशियल क्राइसिस में हमने देखा था। तो यही सिचुएशन अभी भी हो रही है और यहाँ पर एक अच्छी चीज़ क्या है कि देखिए यहाँ पर फेड, जी हाँ, तो अभी फेड की मीटिंग होने वाली है, आई थिंक 21-22 मार्च को यहाँ पर फेड की मीटिंग होगी। उसमें अब यहाँ पर होगा क्या कि यहाँ पर अब उनके साथ 2 समस्याएँ यहाँ पर हो रही है, या इन्फ्लेशन को रोकें या फिर फाइनेंशियल स्टेबिलिटी लाया जाए सिस्टम में। तो यहाँ पर अभी 2 सिचुएशन यहाँ पर क्रिएट हुई है, या तो टाइटनिंग साइकिल को यहाँ पर रोका जाए या फिर इन्फ्लेशन को रोका जाए। तो यहाँ पर डेफ़िनिटली एक बड़ा यहाँ पर डेट होने वाला है 21-22 का यहाँ पर, और एक्सपेक्ट अब किया जा रहा है कि यहाँ पर फेड जो है बेसिकली फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को यहाँ पर ज़्यादा तवज्जो देगा और यहाँ पर जो रेट साइकिल है, इंटरेस्ट रेट हाइक साइकिल है, वो अभी हमको कम होती हुई नज़र आएगी। 25 बेसिस पॉइंट्स का यहाँ पर अभी अनुमान लगाया जा रहा है, क्योंकि फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को यहाँ पर ज़्यादा जो है फोकस किया जा सकता है। बाकी ये तो देखिए देखने वाली बात है, 21-22 तारीख को ही पता चलेगा। उसके बाद आरबीआई की मीटिंग है 3rd to 6th अप्रैल, और उसके बाद अर्निंग सीज़न की शुरुआत हो जाएगी। तो मेरे ख्याल से ये जो मार्केट अगर गिरता है तो मेरे ख्याल से यहाँ पर बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी है। क्यों अपॉर्चुनिटी है? क्योंकि 2008 में भी ये हुआ था और फाइनेंशियल क्राइसिस को रोकने के लिए यहाँ पर इंटरेस्ट रेट साइकिल स्टॉप होगी, हाइक होना स्टॉप होगी और लिक्विडिटी इंजेक्ट की जा सकती है। अभी क्वांटिटेटिव टाइटनिंग हो रही है सिस्टम में, फिर क्वांटिटेटिव ईजनिंग हमको होती हुई देखने को मिलेगी, यानी कि लिक्विडिटी इंजेक्ट की जाएगी। और ये 2008 में भी हुआ था। क्यूई पॉलिसी इज इंटेंडेड टू इंक्रीज इकोनॉमिक एक्टिविटी बाय इंजेक्टिंग मोर कैश इनटू द सिस्टम। जो सेंट्रल बैंक्स हैं वो इफेक्टिवली न्यू मॉनेटरी रिजर्व्स यहाँ पर क्रिएट करते हैं। जो बॉन्ड्स हैं और दूसरी सिक्योरिटीज़ हैं कमर्शियल बैंक्स की, वो ओपन मार्केट से खरीदते हैं और एक मार्केट में एक सिस्टम में कैश जाता है, लिक्विडिटी क्रिएट होती है, जिसकी वजह से अगेन इक्विटी मार्केट्स यहाँ पर अच्छा करते हुए नज़र आ सकते हैं। इंटरेस्ट रेट हाइक नहीं होंगी तो अगेन यहाँ पर डिमांड पिकअप होती हुई नज़र आएगी, इंटरेस्ट रेट गिरती हुई नज़र आएगी तो डिमांड पिकअप होती हुई नज़र आएगी और इक्विटी मार्केट्स के लिए यहाँ पर अच्छा होगा। तो ये 2008 में भी हुआ था। देखिए यहाँ पर जैसे ही क्वांटिटेटिव ईजिंग होना शुरुआत हुई, उसके बाद देखिए मार्केट ने क्या गज़ब की रैली दी। तो यही चीज़ वापस से होती हुई नज़र आ सकती है। जी हाँ दोस्तों, देखिए बिलीव मी, लॉन्ग टर्म हमको थोड़ा-सा यहाँ पर सोचना पड़ेगा, क्योंकि ऐसा नहीं है कि आज के दिन क्वांटिटेटिव ईजिंग शुरू करी तो यहाँ से ही मार्केट भागने लग जाएगा। हो सकता है 1 क्वार्टर और मार्केट गिरे, लेकिन मार्केट बहुत जल्दी चीज़ों को डिस्काउंट करता है और मार्केट इस चीज़ को डिस्काउंट करेगा तो मार्केट में हमको रैली आती हुई देखने को मिल सकती है। लेकिन अभी हमको लमसम यहाँ पर नहीं जाना है, क्योंकि अभी ये जो सिचुएशन है यहाँ पर अभी भी क्लियर नहीं है। अभी यहाँ पर अर्निंग सीज़न की शुरुआत होगी, आरबीआई की मीटिंग होगी, फेड की मीटिंग होगी, तब तक मुझे लगता है यहाँ पर थोड़ा वेट एंड वॉच करके चलना चाहिए। अब यहाँ पर क्वांटिटेटिव ईजिंग की बात की जाए तो ये मैंने आपको ऑलरेडी बता ही दिया कि क्वांटिटेटिव ईजिंग का क्या फ़ायदा होता है। और यहाँ पर हमारे जो शक्तिकांता दास साहब हैं, उन्होंने भी यहाँ पर बोल दिया है कि हमारा जो बैंकिंग सिस्टम है वो काफ़ी रेजिलिएंट है। देखिए इंडियन बैंक्स आर रेजिलिएंट। जो यूएस ने जो गलती करी है, यूएस के बैंकिंग सिस्टम ने जो यहाँ पर गलतियाँ करी हैं, जो वहाँ का मॉनेटरी पॉलिसीज़ हैं, वहाँ पर जो इश्यूज़ हैं वो इंडिया में अभी हमको देखने को नहीं मिलते। तो मेरे ख्याल से वेट एंड वॉच कीजिए। यहाँ पर सबसे पहला जो बड़ा इवेंट है मार्केट में होने वाला है 21 और 22 तारीख को, जहाँ पर फेड की मीटिंग होती हुई देखने को मिलेगी। दूसरा बड़ा इवेंट है 3rd से लेकर आई थिंक 4-5-6 अप्रैल के आसपास आरबीआई की जो एमपीसी वाली मीटिंग है, मॉनेटरी पॉलिसी वाली मीटिंग है, वो होगी। और थर्ड यहाँ पर अर्निंग सीजन की शुरुआत होने वाली है। जी हाँ, तो देखिए अर्निंग सीजन की शुरुआत भी अप्रैल में ही हो जाएगी और सबसे पहले आते हैं आईटी सेक्टर के नंबर। तो इन्फोसिस के नंबर आएंगे आई थिंक करीब 13th या 14th अप्रैल के आसपास आएंगे। उसके बाद एचसीएल टेक के नंबर आएंगे। तो यहाँ पर हमारे पास काफ़ी बढ़िया मौका आने वाला है। अगले 1 से लेकर 3-4 महीने काफ़ी इंपॉर्टेंट है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए। जब यहाँ पर सारी चीज़ें सुधरती हुई नज़र आएगी, मार्केट बहुत जल्दी चीज़ों को डिस्काउंट करेगा और डिस्काउंट करेगा मार्केट, तो फिर एक रैली आ सकती है। तो यहाँ पर हमको पता नहीं है कि मार्केट अभी कितना गिरेगा, कहाँ तक गिरेगा। अगर यहाँ पर मैं निफ्टी की बात करूँ तो हो सकता है यहाँ पर मार्केट और गिरे, यहाँ पर हो सकता है मार्केट 10% और गिर जाए, लेकिन बॉटम हमको नहीं पता। इसलिए हमको धीरे धीरे एसआईपी वे में बाइंग करनी है अच्छे क्वालिटी स्टॉक्स पे। बाकी टेक्निकल चार्ट पे बात की जाए तो देखिए टेक्निकल चार्ट पे अगर निफ्टी 50 को मैं यहाँ पर थोड़ा-सा टेक्निकली एनालाइज़ करूँ, तो आप देखिए कि 50 डे मूविंग एवरेज का यहाँ पर एक जो मेजर सपोर्ट था, वो अभी निफ्टी ब्रेक डाउन कर चुका है वीकली चार्ट पे, ठीक है? ब्रेक डाउन हो चुका है, तो यहाँ पर थोड़ी-सी वीकनेस आ सकती है। जो अब नेक्स्ट सपोर्ट नज़र आ रहा है,
यहाँ पर एक हल्का सपोर्ट यहाँ पर 16,255 का नज़र आ रहा है, जो कि काफ़ी नीचे है अभी एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम अगर मैं बात करूँ। लेकिन लेट्स सी, देखिए मार्केट कहाँ बॉटम बनाएगा या फिर यहाँ से ही मार्केट रिवर्स कर जाएगा, किसी को नहीं पता। इसलिए हमको एसआईपी वे में धीरे धीरे अच्छे क्वालिटी स्टॉक्स में बाइंग करनी है। म्यूचुअल फंड्स को आपको बिल्कुल अपने नहीं रोकना है, म्यूचुअल फंड्स की एसआईपीज़ को बिल्कुल नहीं रोकना है। हो सके तो आप अपनी एसआईपीज़ को यहाँ पर थोड़ा बढ़ा सकते हैं। अगर आपका लंबे समय का नज़रिया है 5, 10, 15 साल का, तो बहुत बढ़िया मौका मार्केट में हमको मिलने वाला है और इनफैक्ट मिल भी रहा है। जहाँ पर वैल्यूएशन भी अट्रैक्टिव हो चुका है कि निफ्टी की पीई की बात करूँ तो 20 का पीई यहाँ पर हो चुका है। अगर अर्निंग्स अच्छी आ गई अब की बार, तो यहाँ पर जो फॉरवर्ड पीई है मुझे लग रहा है और नीचे आएगा, तो वहाँ पर एक बढ़िया वैल्यूएशन हमको कंफर्ट मिल रहा है। अच्छी कंपनीज हमको अच्छे वैल्यूएशंस पे देखने को मिल रही है। तो ये सारी चीज़ें लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए अच्छी हैं। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर्स या ट्रेडर्स जो हैं उनके लिए डेफिनेटली सिचुएशन अलग हो सकती है, लेकिन लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए मुझे लग रहा है यहाँ पर बहुत बढ़िया मौका है मार्केट में बाइंग करने का। मैं ऐसा नहीं कह रहा यहाँ से बहुत अग्रेसिव बाइंग करनी है, लेकिन धीरे धीरे आप अच्छे अच्छे क्वालिटी स्टॉक्स अपने जो है अच्छी फ्रेंचाइजी, जिन्होंने ऐसे हर्डल्स पहले भी फेस किए हैं, 2008 में भी फेस किए हैं, 2020 में भी फेस किए हैं, कोविड फेस किया है, वो आज गिर रहे ज़रूर हैं, लेकिन वो वापस से रिकवर करते हुए आपको नज़र आएंगे। ये इन्फ्लेशन की समस्या ट्रांजिटरी है, कोई परमानेंट यहाँ पर सिचुएशन नहीं है। तो आप ये चीज़ समझिए, लॉन्ग टर्म फोकस रखिए और यहाँ पर मौके का फ़ायदा उठाइए। ऐसी अपॉर्चुनिटी शायद हमको ना मिले। कोविड में भी हमने सोचा था और गिरेगा मार्केट, हम बाय नहीं कर पाए, लेकिन अभी वापस से मौका मिल रहा है। इसमें हमको धीरे धीरे बाइंग करना है, क्योंकि 2008 के जो इन्वेस्टर्स हैं, मैं पढ़ता रहता हूँ उनके बारे में, इंटरव्यूज़ देखता रहता हूँ, वो आज भी ये कहते हैं कि 2008 की जो सिचुएशन थी उसमें हमको काफ़ी यहाँ पर डर था। कई पोर्टफोलियो यहाँ पर बेचे गए, अपनी इन्वेस्टमेंट्स को बेची गई, लेकिन अगर उस टाइम हम बाय करते तो आप समझ सकते हैं कि देखिए कितना गज़ब का पैसा बनता। तो लंबे समय का नज़रिया रखिए और बाय करते रहिए धीरे धीरे। कोई डरने की बात नहीं है, थोड़ा सा अपने इमोशंस को कंट्रोल रखिए और बहुत ज़्यादा यहाँ पर मत सोचिए, धीरे धीरे बाय कीजिए और जो पैसा लगा रहे हैं वो ऐसा लगाइए जो आपको अगले 1 साल 2 साल 3 साल नहीं चाहिए हो, उसको छोड़ दीजिए लगा के, और फिर देखिएगा क्या मज़ा है कंपाउंडिंग का। तो आई होप दोस्तों ये वीडियो आपको इंटरेस्टिंग लगा होगा, इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, लर्निंगफुल लगा होगा। थोड़े मैक्रोज हमने डिस्कस किए और क्या यहाँ पर ब्लेसिंग इन डिस्गाइज है ये गिरावट का, वो आपको समझ आया होगा। तो आई होप वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर करेंगे। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय। और आपका ओपिनियन ज़रूर शेयर कीजिएगा अभी मार्केट के रिगार्डिंग, आप क्या सोच रहे हैं, क्या समझ रहे हैं, क्या आप डिप्लॉय कर रहे हैं या नहीं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।